बिल्कुल झूठ बात है ये साहब जी। मैं किसी शैलेश कौशिक या राजेश कौशिक को जानू कौन ही। अपने बेटे को तो जानते हो ना? कहाँ है वो इस वक्त? दिल्ली गया है वो। 10 दिन हो गए उसे गए। दिल्ली क्यों? खेत का काम छोड़ने के बाद अरविंद ने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। अब उसी सिलसिले में किसी पार्टी से मिलने गया है वो। जोधपुर से जिस बच्चे को उठाया गया उसे भी 10 ही दिन हुए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों हत्याओं में आपका बेटा शामिल है और अब फरार है? कोई फरार वरार नहीं है वो। दोनों बातों को अगर 10 दिन हुए तो क्या हुआ? हमारे छोरे ने कुछ नहीं किया है। तो ठीक है, आप अपने बेटे का 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर घुमाइए, बुलाइए उसको वापस। जो भी सच है पता चल जाएगा। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. उसका फोन पहुंच के बाहर है। सिर्फ फोन ही नहीं, मुझे लग रहा है आपका बेटा पहुंच के बाहर। पर कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे, लेकिन तब तक आप कहीं और नहीं पहुंच सकते जब तक कि आपका बेटा हमारी पहुंच में नहीं आ जाए। साहब, इस आदमी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इस आदमी को देखा है मैंने। 4 साल से इसी शहर में, ठिकाने बदलने के साथ साथ नाम भी बदल देता है। किसी समीर शर्मा के नाम से रहता था, एक किराए के फ्लैट में, लेकिन जब से शहर में इसका फोटो घुमा है वापस से छूमंतर हो गया। थोड़े थोड़े दिन में लॉज बदल देता है, लेकिन है इसी शहर में। पता लगाओ कहाँ छुपा है। सारे लॉजेस छान मारो, इससे पहले कि किसी और को अपना शिकार बनाए। हमें पकड़ना है उन्हें। सर, शैलेश कौशिक का भाई राजेश इलाहाबाद में कहीं छुपा हुआ है और इलाहाबाद पुलिस का पूरा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क उसके पीछे लगा हुआ है। गुड। अगर एक भाई हाथ लग गया तो दूसरे को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। और सर हाँ, सारथीपुर पुलिस स्टेशन से फोन आया था। दोनों भाइयों के बीच की दुश्मनी उनको किसी और ही एंगल पे ले गई है। मतलब? सर अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, पर यह मामला शायद किसी बाबा से जुड़ा हुआ हो सकता है। गोविंद, तेरी खबर पक्की है ना? ये एकदम पक्की है साहब। ये नीरज और उसका बेटा अरविंद दोनों ही त्रिलोकनाथ बाबा के बड़े भक्त हैं, बहुत मानते हैं बाबा को। त्रिलोकनाथ बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों बच्चों की किडनैपिंग बलि चढ़ाने के लिए की गई हो? अपनी औलाद को खो चुकी दोनों माएं अब भी सदमे में थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि एक मां जानती थी कि उसके बेटे को फिरौती के लिए अगवा किया गया था और पैसों की बात आगे बढ़े उसके पहले ही उसके बेटे को मार दिया गया। पर दूसरी मां को शायद अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी को क्यों मार दिया गया। क्या वाकई ऐसा था? ममता, सो गई क्या? कितना टाइम लगाएगी रोटी बनाने में? अब जी मासा आई। मासा, एक रोटी बेलन में आधो घंटो लगे के? और लाई भी तो जली हुई रोटी। दूसरी ले आती हूँ मासा। अब और आधा घंटा राह देखू के तेरी? लाती हूँ। ओ ममता, बापू और मेरी थाली दोनों में रोटी ना है। तो जल्दी हाथ चला वरना मेरा हाथ चल जाएगा, समझी? बाबा, क्या चाहिए आपको? हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं, चलिए हमारे साथ। किस संबंध में? हत्या और अपहरण के संबंध में। आप तो अंतर्यामी है ना, सबके सवालों के जवाब देते हैं, तो हमारे भी दीजिए, लेकिन थाने चलकर। मेरा किसी की हत्या या अपहरण से क्या संबंध? आप उचित नहीं कर रहे हैं। इस गांव में नहीं, इस पूरे जनपद में मेरा बहुत आदर है। कई भक्त हैं मेरे। यदि उन्हें पता चला कि आप मुझे थाने लेकर गए हैं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। आप तो सच में अंतर्यामी हैं। मैं भी आपसे यही कहने वाला था कि अगर आप हमारे साथ नहीं चले तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। हाँ, हम बाप बेटे हैं बाबा के भक्त।
हम उनसे सलाह लेने जाते हैं और वो हमें रास्ता दिखाते हैं। सिर्फ सच बताना, क्या जुगनी को बलि चढ़ाने का सुझाव बाबा का था? अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप समझते क्या है मुझे? बिना किसी कारण आपने मुझे यहाँ रोक के रखा हुआ है। इस बात को मेरे भक्त सहन नहीं करेंगे। क्षमा चाहता हूं बाबा, किंतु यह समय प्रवचन का नहीं बल्कि प्रश्नों का है। और मेरे प्रश्न ये है, क्या नीरज परमार और उसका बेटा अरविंद परमार आपके भक्त हैं? आपसे मिलने आते हैं? जी हाँ, मुझसे मार्गदर्शन लेने के लिए आते हैं। मैं तो संत आदमी हूं। बाहर उमड़ी भीड़ को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। भक्तों को पूजा पाठ और भगवान में आस्था रखने के उपदेश देता हूं। यदि आपको संदेह है कि उन्होंने मेरे मार्गदर्शन में कोई बलि विधि का प्रयोग किया है तो आपकी धारणा मिथ्या है। वे तो अपने परिवहन के व्यापार में आ रही समस्याओं का समाधान पाने के लिए मेरे पास आते थे। समस्या तो अपने भाइयों से भी थी बाबा, इस विषय में आपको लगा? इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं। सर, बाहर बहुत सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए, भीड़ बेकाबू हो रही है। लाठी चार्ज के ऑर्डर दें क्या सर? नहीं दिनेश, बाबा आप जा सकते हैं। बाहर आपके भक्त आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। कम से कम एक बार आपसे भेंट अवश्य होगी। कल्याण हो। मैं अरविंद परमार, नीरज परमार मारो बापू से। अच्छा, जब से ये केस आया है दिखाई नहीं दिया। कहाँ था इतने दिन? मैं दिल्ली गया तो साहब, मारो ट्रांसपोर्ट का धंधों से। आपने यकीन नहीं आ रहा तो हमारे दोस्त सुनील से पूछ लो, उसके घर पे रुके मैं। वापस लौटा तो हमारी माँ ने बोले कि बापू ने थाने ले गया। कि मैं जान सकता हूँ साहब हमारे बापू ने बिना वजह थाने क्यों ले आए? वजह है, हमें शक है कि शैलेश और राजेश, जिन्होंने दो दो बच्चों का अपहरण किया फिर हत्या की, तुम दोनों बाप बेटे उन दोनों को जानते हो। क्या सबूत है आपके पास इस बात का? मतलब रघुवीर काका से मारी और हमारे बापू को जमते नहीं तो आपने मान लिया कि उनकी पोती ने हमने अगवा करवा और मरवा दिया। कल को आपको सुनने में आएगा मैं आतंकवादी हूं तो आप मान लेंगे। कमाल है ना साहब जी, आपने अगर शक है तो पूछताछ करने ना हक है आपको। इस तरह से हमारे बापू को अंदर नहीं कर सकते आप। साहब जी दुनिया हमने भी देखी है, थोड़ी बहुत कानून का नॉलेज हमको भी है। मुझे कानून मत समझा, सीरियस है। 7 दिन के अंदर 2 बच्चों का मर्डर हुआ, इसलिए मैं जो भी तेरे से पूछ रहा हूं चुपचाप सीधे सीधे जवाब दे। त्रिलोकनाथ बाबा तेरे और तेरे बापू का मार्गदर्शक है, उसी के कहने पर तुमने बच्चों की बलि दी। ना साहब जी, बाबा अगर बलि चढ़ाने की सलाह दे सकते हैं ना तो इसकी पूछताछ सिर्फ हमारे बापू से क्यों कर रहे हैं आप? रघुवीर काका से भी जाके पूछो ना। मतलब ये कि जिसने भी आपको हमारे और हमारे बापू के बारे में जानकारी दी है ना, उसने आपको आधी अधूरी जानकारी दी है। पूरी जानकारी ये है कि रघुवीर काका भी तो बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। साहब जी हम सालों से बाबा के भक्त हैं और पिछले 7-8 महीने से रघुवीर काका भी तो बाबा के भक्त हुए। तो कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने अपनी पोती की बलि दे दी हो? वहां दूसरी ओर इलाहाबाद पुलिस राजेश कौशिक के ठिकाने के बहुत करीब पहुंच गई थी। इस केस का पहला संदिग्ध हाथ लगने को था। कौन है? सर, रूम सर्विस। राजेश कौशिक, तूने बहुत नाम और एड्रेस बदल लिए। अब तेरा एक ही परमानेंट एड्रेस होगा, वो भी जेल। कहाँ है तेरा भाई शैलेश? बोल, कहाँ है शैलेश? अब तो मन ने पक्का यकीन हो गया है कि हमारी बेटी को अरविंद और उसके बापू नहीं मारा है। एक बार फिर पूछ रहा हूं, क्या आप कभी त्रिलोकनाथ बाबा से मिले थे? कहो ना साहब, मैं किसी से ना मिली हूं। मैं देवी का भक्त से, किसी बाबा का नहीं।
पुनः आ गए? हमें आपसे आपके एक भक्त के बारे में जानकारी चाहिए। क्या आप भिरू गांव के रघुवीर परमार को जानते हैं? यदि आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि मैंने किसी को बलि चढ़ाने का परामर्श दिया है, तो आप अभी भी दिशाहीन हैं। संभवतः आपने मेरा प्रश्न ठीक से सुना नहीं है बाबा। मैंने आपसे पूछा, क्या आप भिरू गांव के रघुवीर परमार को जानते हैं? जी नहीं, इस नाम के किसी व्यक्ति से परिचित नहीं हूं। वो 2 साल पहले तक भिरू गांव के सरपंच थे। हो सकता है कभी उनसे आपकी मुलाकात हुई हो। जी नहीं, कोई भेंट नहीं हुई। सर, लगता है अरविंद ने हमें गुमराह करने के लिए झूठ बोला है। लगता तो ऐसा ही कुछ है। दिनेश, जब से ये केस हमारे पास आया है तब से एक ही बात मेरे दिमाग में घूम रही है। शैलेश और राजेश ने हर्ष को मार डाला, पुलिस उनके पीछे पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रिस्क लिया। भेरू गांव आकर दिन दहाड़े बिना चेहरा ढके एक और किडनैपिंग की। इससे तो उनके ऊपर खतरा और बढ़ जाता है। और इतना ज्यादा खतरा उठाने के बावजूद उन्होंने फिरौती के लिए नारायण या फिर रघुवीर को फोन तक नहीं किया, सीधा जुगनी को मार डाला। क्यों? राजेश कौशिक जी, जोधपुर में आपका स्वागत है। खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई ना? वैसे एक बात बता दूं तुझे, तेरे भाई का घर, उसकी प्रॉपर्टी, सब कुछ सील होने वाला है। बाड़मेर में गांव का घर, वो भी। और हाँ, तेरे भाई की बीवी भी हमारी कस्टडी में है। अब बचाए तेरा भाई शैलेश, वो और हाथ आ जाए, फिर पूरी फैमिली का हॉलिडे पैकेज यहीं पे करेंगे। फोन लगा उसे, तेरा नंबर तो जरूर उठाएगा वो। मैं तो बेकार में फंस गया सर। मैं मानता हूं मैंने 4 साल पहले बहुत सारे फ्रॉड किए थे, लेकिन ये किडनैपिंग और मर्डर, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था वो बैंक मैनेजर के बेटे को शैलेश ने किडनैप किया था। जब शैलेश इलाहाबाद आया तब उसने मुझे बताया। मतलब दोनों बच्चों को मारने के बाद शैलेश तेरे पास आया था? नहीं सर, दूसरी बच्ची के मर्डर के बारे में शैलेश को भी कुछ नहीं पता। मैं 4 साल से इलाहाबाद में छुपा हुआ था। हर्ष को मारकर शैलेश भी वहीं आ गया। हीरू गांव तो कोई गया ही नहीं सर। तेरी स्टोरी तो सुन ली, अब तेरे भाई की स्टोरी सुनते हैं। फोन लगा उसे। लगा फोन। और याद रखना, अगर तेरा भाई हाथ नहीं आया ना, तो उसके कर्मों की सजा भी तू ही भुगतेगा। फोन लगा। अब ये मत बोलना कि बाबा भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बाबा रघुवीर से कभी मिले ही नहीं। ना सब्जी, मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमारी लुगाई गवाह है इस बात की। भारती, अटे आ, बता साहब ने क्या बोला था कांता काकी ने तारे से? जी साहब, कुछ 8 महीने पहले कांता काकी मिली थी मारे को। नीरज भाई से और अरविंद किसी बाबा के पास जावे से? हाँ, त्रिलोकनाथ बाबा। कैसे? बहुत अच्छे हैं काकी। इनको या बापू साहब को कभी काम धंधे में कोई दिक्कत हो गई ना, तो बाबा के पास ही जाते हैं। और बाबा के दिए उपाय से फायदा भी हुआ है काकी। अपने ही नहीं, दूर दूर से लोग आते हैं उनके पास। ठीक से बेटा, वो क्या है, थारे काका सा किसी परेशानी में से, तू अगर त्रिलोकनाथ बाबा का पता दे सके तो इकट्ठे मिलेंगे। साहब, काकी ने खुद भारती को बोला था कि रघुवीर काका बाबा से मिलना चाहते हैं। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पता लेने के बाद वो मिले ही ना हो। नहीं साहब, 1 हफ्ते बाद कांता काकी मारे को मिली थी, और काकी खुद से मारे को बता रही थी कि रघुवीर काका बाबा से मिलने गए थे, और बाबा के बताए उपाय से रघुवीर काका को फायदा भी हो रहा था। क्या बकवास कर रहा है तू? मामला भी ठंडा नहीं पड़ा है। पता है मुझे, ये बताने के लिए फोन किया तूने? मैंने कहा था ना इमरजेंसी होगी तभी फोन करना। कहीं पुलिस तुझ तक पहुंच तो नहीं गई? नहीं, लेकिन जल्दी पहुंच जाएगी, और फिर तुझ तक भी। देख भाई, मेरी बात मान, दोनों सरेंडर कर देते हैं। बिना बात में 2 खून के इल्जाम है तेरे सर पर। तूने कहा उस बच्चे को मारा है, और मैं तो बिना बात के ही फंस गया। हर्ष को तो तूने अकेले ने मारा था ना, और तेरे चक्कर में पुलिस ने मुझे भी वांटेड डिक्लेयर कर दिया है। तू रोना बंद कर, अपनी बारी भूल गया तू? याद नहीं तुझे जब सबके पैसे लेकर तू फरार हो गया था? तब इतने दिनों के लिए मैंने तुझे पाला था, सारे खर्चे मैंने किए थे,
तब तो बहुत ऐश कर रहा था, तू मजे कर रहा था सचिन शर्मा बन के। मैंने सिर्फ फ्रॉड किए थे, तेरी तरह किसी को जान से नहीं मारा था। फिर भी मेरे सिर पर दो खून के इल्जाम है और दोनों के दोनों गलत हैं। गलत इल्जाम मुझ पर भी लगा है। वो दूसरी बच्ची कौन है मैं जानता भी नहीं। इसीलिए तो कह रहा हूँ भाई, सरेंडर कर देते हैं, कम से कम सर पे जो गलत इल्जाम है वो तो हट जाएंगे और हो सकता है सामने से अरेस्ट हो तो सजा भी कम हो जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू पुलिस के साथ है और मुझे पकड़वाने में उनकी मदद कर रहा है। राजेश, तूने मुझे धोखा दिया। मैंने भरोसा करके तुझे बताया कि मैं कहां हूं, तूने अपने भाई को धोखा दिया। सर, इंस्पेक्टर विजय मिश्रा का फोन आया था। शैलेश कौशिक उनकी हिरासत में है। आप फिर से आ गए? क्या करें पापा, आना तो हम भी नहीं चाहते, पर ये केस घुमा फिरा के हमें आप ही के पास ले आता है। आपसे एक सहायता चाहिए पापा। आशा है आप मना तो नहीं करें। मैंने कहा ना आपसे कि मैं संत आदमी हूं और सहायता करना मेरा स्वभाव है। पुलिस की सहायता करने में भी मुझे प्रसन्नता। पूछिए। उस दिन आपने कहा था कि रघुवीर परमार नाम के किसी व्यक्ति को आप नहीं जानते। जी। क्या रघुवीर का बेटा नारायण आपसे कभी मिलने आया था? जी नहीं, ये नाम भी नहीं सुना। और रघुवीर की पत्नी कांता परमार कभी आपसे मिलने आई थी? कांता? वो मिलने आई थी आपसे? जी हाँ, उसके साथ उसकी बहू भी आई थी, ममता। पता है शैलेश, अगर मैं पुलिस वाला नहीं होता ना, क्रिकेटर होता, बहुत रिकॉर्ड तोड़ता। वो प्रोफेशन ही चेंज हो गया। अब रिकॉर्ड नहीं है, हड्डियां टूटती हैं। 206 है ना, सारी की सारी तोड़ डालूंगा। फटाफट बोलना शुरू कर दे। बोल। वो बच्चा हर्ष, मैंने किडनैप किया था उसे। उस दिन दोपहर को आग से उठाया था उसे। हर्ष, हर्ष, ये ले। यस अंकल, आप कौन हो? अब बेटा मैं आपके पापा का दोस्त हूँ। आप भाविन जी के बेटे हो ना? मैं आपको लेने आया हूँ। क्यों? बस उन्होंने आपको बुलाया है, वो आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। वाओ, सरप्राइज! सर, वो जोधपुर हाईवे से थोड़ा दूर एक गोडाउन है, काफी वक्त से बंद पड़ा था। वो बच्चे को वहीं रखा था। पूरे रास्ते हर्ष चुपचाप बैठा रहा, कोई सवाल नहीं किया उसने? नशे की दवा कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिलाई थी उसे। हेलो। 2 करोड़ रुपए का इंतजाम करो। पुलिस और प्रेस को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारे बेटे हर्ष का अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वो हर्ष को वहीं छोड़कर आया था मैं घर वापस। फोन करके पता करने ही वाला था कि पैसों का बंदोबस्त हुआ या नहीं, और टीवी पर न्यूज़ देखी। जोधपुर शहर में आज दिन दहाड़े एक बच्चे को अगवा कर लिया गया। बच्चा महज 8 साल का है और उसका नाम है हर्ष। हमारे सूत्रों से पता चला है कि बच्चे के पिता एक प्रतिष्ठित बैंक में मैनेजर के पद पर हैं और अपहरणकर्ताओं ने उनसे 2 करोड़ रुपए की मांग की है। पुलिस अब तक इस मामले में कोई सुराग नहीं जुटा पाई है।
विद्या, मैं जा रहा हूँ। अरे ये बैग लेके कहाँ चल रही है? अरे वो मुंबई जाना है, अर्जेंट मीटिंग है। मीटिंग? ऐसे अचानक? हमारे धंधे में ऐसा ही होता है। अच्छा मैं चलता हूँ, फ्लाइट मिस हो जाएगी। अच्छा जा कैसे रहे हैं? टैक्सी मंगवाई है, बाहर मिल जाएगी। ठीक है। ओके। मैंने मना किया था भाविन को पुलिस या मीडिया के पास ना जाए। हर्ष की खबर पूरे शहर में फैल गई थी। मैं डर गया था। मैं जानता था पुलिस पर भी दबाव बढ़ेगा। मेरे पास कोई चारा नहीं था। हताश हो गया था मैं। उसे मार डाला और उसकी लाश नाले में फेंक दी। मेरा बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ था सर। ओ भाविन को मैं जानता था, बैंक का मैनेजर था। मुझे लगा वो आसानी से कर देगा 2 करोड़ का अरेंजमेंट। और कौन कौन था तेरे साथ? तेरा भाई या तेरी बीवी या फिर दोनों? नहीं सर, मेरे साथ कोई नहीं था। मेरे माँ बाप, भाई कोई नहीं था। सब मैंने किया। और भीरू गांव में जो 3 साल की बच्ची अगवा हुई थी, उसे तूने कैसे? नहीं साहब, भीरू गांव मैंने किसी को नहीं मारा। मैं आज तक भीरू गांव गया भी नहीं हूँ। मैं तो सीधा जोधपुर से इलाहाबाद चला गया था अपने भाई के पास। क्या बकवास है ये? अब ये क्या नया तमाशा शुरू किया आप लोगों ने? हैं? मेरी माई को क्यों घसीटा जा रहा है? चुप! अब अगर एक शब्द भी आगे बोला ना तो यहां से घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। बहुत टाइम से तेरी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा हूं। बस अब एक शब्द भी आगे नहीं, क्योंकि अब हमें लगने लगा है जुगनी की मौत में कहीं ना कहीं उसी के परिवार का कोई सदस्य शामिल है। अरे क्यों लेके जा रहे हैं? हमने क्या किया है? हाँ? वाह साहब जी वाह, हमारे घर की बच्ची मर गई और इल्जाम भी हमारे सर पे मर रहे हो। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है जब अपनों ने अपनों का खून बहाया, और ना ही ये पहली बार हुआ है कि परिवार के किसी सदस्य ने अपने परिवार को बचाने के लिए झूठी कहानी बनी ताकि पुलिस को गुमराह किया जाए। हाँ जी संजय जी, कहिए। दिनेश जी, हर्ष का मर्डर और किडनैपिंग शैलेश ने किया है, वो भी अकेले। और जुगनी? जुगनी केस में दोनों भाइयों का कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो लोग जुगनी को अगवा करने के लिए मोटरसाइकिल पर आए थे वो शैलेश और राजेश नहीं थे? हो सकता है बच्ची की माँ को धोखा हुआ हो। हाँ मैं लेके गई थी ममता को बाबा के पास, पर ये बात मैंने आपसे छुपाई तो ना है? पर बताई भी तो नहीं। हाँ नहीं बताई। ये आपने मुझसे पूछो कौन ही? और बाबा के पास ले जाना पाप थोड़ी ना हुआ है। बिल्कुल पाप ना है कांता जी, पर बाबा ने हमें बताया आप अपनी बहू को क्यों लेकर गई थी उनके पास। कांता परमार के साथ उसकी बहू ममता भी आई थी मेरे पास। उसकी भी वही समस्या थी जो हमारे देश के अधिकांश घरों में होती है। कुछ करो बाबा, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई ना है। ये हमारी बहू है, 2 बार कोप भरी इसकी, किस्मत खूटी, दोनों बार छोरी जनी इसने। हमारे को तो चिंता हुए बाबा, हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? वंश को तो कुल दीपक ही आगे बढ़ावे है ना बाबा। क्या तुम पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखती हो? हाँ बाबा, इसीलिए तो आपके पास आए हैं ना। क्या ऐसा हो सके है? अवश्य, इनकी इच्छा पूरी होगी। मैं कुछ जड़ी बूटियां दूंगा और कुछ दूसरे उपाय भी बताऊंगा। कुछ दिन उपवास करना होगा और कुछ पूजा विधि भी करनी पड़ेगी, परंतु पूरी श्रद्धा के साथ। ये सब कर पाओगी तुम? हाँ बाबा, जो आप कहोगे वो करेगी। तुम्हारे पुत्र को भी कुछ करना पड़ेगा। जी बाबा, जो आप कहो। जिस जिस दिन तुम्हारी बहू ये विधि करेगी, उस रात को यदि संभोग होगा तो गर्भधारण भी शीघ्र होगा और पुत्र प्राप्ति के अवसर भी बढ़ जाएंगे। बाबा सही कह रहे हैं, इसीलिए गए थे उनके पास। इसमें गलत क्या है? बेटे की आस रखना पाप थोड़ी ना हुए। बिल्कुल ना, पर बेटे की आस में बेटी को बलि चढ़ा देना वो पाप है। बेटा चाहिए था आपको, हुई बेटी तो मार दिया बेटी को। क्या बकवास कर रहे हो आप साहब जी? हम क्यों मारेंगे अपनी छोरी को? हमने ना मारा उसे।
हाँ ये सच बात है कि दूसरी बार जब छोरी हुई तो नाराज थी मैं। मारना ही होता तो 6 साल पहले गुनगुन को ना मारते। 3 साल पहले जब जुगनी पैदा होती तभी मार डालते ना उसे। हाँ, बेटियों को जीने दिया आपने, इतनी ज्यादा दरियादिली दिखाई, क्यों दिखाई? इसका जवाब तो अब आपकी बहू ही देगी। क्या मतलब ये कि इसने हमसे झूठ बोला था। शैलेश और राजेश कौशिक वो थे ही नहीं जिन्होंने जुगनी को अगवा किया था, पर फिर भी हमने जब उन दोनों की फोटो इसे दिखाई तो इसने तुरंत 1 सेकंड में उन्हें पहचान लिया। जी साहब, यही दोनों लोग थे। हमें लगता है कोई नहीं आया था मोटरसाइकिल, किसी ने किडनैप नहीं किया जुगनी को। क्यों? मैं सही कह रहा हूं ना ममता जी? सही कह रहे थे। उस दिन मोटरसाइकिल पे हमारी छोरी को मारे से छीनने कोई ना आया था। जो फोटो आप लोगों ने मैंने दिखाई थी ना, वो तो मैंने सुबह ही देख ली थी अखबार में। ये कह रही है तू ममता? वही कह रही हूँ जो कहना चाहिए, जो आज तक ना कह पाई। तारे से, तारे बेटे और मारे मरद नारायण परमार से, मारे पूजे ससुर जी रघुवीर परमार से कि सड़ चुकी थी मैं। जब से गुनगुन पैदा हुई थी 6 साल से हर दिन हर रात बस एक ही बात, बेटा क्यों ना पैदा हो रहा तन्ने, बेटा क्यों ना पैदा हो रहा तन्ने। दिन भर में जली कटी सुनती थी इस औरत की। सब्जी क्यों जल गई, दाल में नमक क्यों कम है, रोटियां क्यों जला दी, ध्यान कटे है तेरा। हताश हो गई थी मैं, अपने आप पे घिन आने लगी थी मैं। हर रोज रात को इसका जंगली बेटा जानवर की तरह हमारे ऊपर चढ़ जाता था, रोनता था हमारे को। इस बार लड़का ही होना चाहिए। थारी कोख में हमारा अंश थारे से ज्यादा होना चाहिए। और पूरा दिन ये औरत हमारे सर पे नाचती थी, अपनी कड़वी जुबान में करम जली, जलम जली, कमजात न जाने क्या कहती थी। और रात को इसका बेटा फिर से हमारे ऊपर चढ़ जाता था। क्या करती साहब? अपनी पहली बेटी को ठीक से पाल भी ना पा रही थी मैं। कोलू के बैल की तरह सारा दिन काम करती थी और पूरा दिन इस औरत की जली कटी सुनती थी। सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं अपने मायके भी ना जा सकती थी। गरीब है हमारे माँ बाप, 4 लप्पड़ लगा के कहते थे कि जा मर अपने ससुराल में, जो सुनना पड़े सुन, जो सहना पड़े सह, पर यहां मत आ। सबका बस मारे पे ही चलता था साहब। फिर जब मैंने दूसरी बेटी जनी, तब तो अपनी जिंदगी और अपनी किस्मत दोनों को कोसने लगी मैं। जानती थी ये लोग और जीना हराम कर देंगे मेरा। महापाप जो किया था मैंने बेटी जन के, किस्मत फूटी थी मेरी जो मैंने दूसरी भी बेटी जनी। मैं अपनी बेटियों को पालना चाहती थी साहब, ध्यान रखना चाहती थी उनका, पर ये लोग रखने ही ना देते थे। बस एक ही रट लगा रखी थी, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। कहां से लाती बेटा? बेटे के लिए मुझे बाबा के पास लेकर चले गए। बाबा के कहने पर मैं भूखी रही, व्रत किए, पूजा पाठ किया। ऐसी हालत में भी सारा दिन घर का सारा काम करती थी मैं। और ये औरत मेरे सर पे बैठ के तांडव करती थी। और इसका बेटा हर रोज रात को जानवर की तरह चढ़ जाता था हमारे दिमाग और हमारे शरीर दोनों पे। थकी हुई कहीं की कोक क्यों नहीं भर रही थारी? ना मजा देती है, ना कुल दीपक देती है, बस चूड़ी मरी हुई पड़ी रहती है बिस्तर पे। ये सब तो जानबूझ के तो नहीं कर रही ना? दवाई सवाई तो नहीं ले रखी ना तूने? याद रख, अगर इस बार लड़का ना हुआ ना, तो बैल की जगह तुझे बांधकर खेत जोतूंगा। पहले तो सवाल ये था साहब कि छोरा क्यों ना हो रहा, अब सवाल ये था कि बच्चा पैदा क्यों ना हो रहा। इनको लगता था कि मैं बच्चा पैदा ही ना होने दे रही। डॉक्टर के पास ले गए मारे को, इन्हें लगा कि मैंने नसबंदी करा ली। थे जानो मारे को बच्चा पैदा क्यों ना हो रहा था? जानो, क्योंकि मैं मर चुकी थी और कोई मरा हुआ इंसान किसी को जन्म ना देता। मैं मर चुकी थी साहब,
मैं मर चुकी थी। मैं औरत हूं, मशीन थोड़े ना हूं। तू भी तो एक औरत है ना। मारे को समझने की कोशिश कभी ना करी। मारा तो दिखता ना था तुझे। औरत और मर्द के प्यार से पनपता है बच्चा। जब तारे बेटे से मारे को सुख मिला ही ना, हमारे शरीर को सुख मिला ही ना, मारे को उससे प्यार ही ना मिला, तो बच्चा कैसे पैदा होता? कैसे पैदा होता? मैं भी एक औरत हूं, मारे को भी मर्द का प्यार चाहिए। और वो बिस्तर और तारा बेटा मारे को कांटे की तरह चुभता था। मैं जब भी अपने बच्चों को देखती तो अपने आप पे गुस्सा आने लगता। अपने बच्चों को ही जिम्मेदार मानने लगी थी मैं अपनी हालत का। जब भी जुगनी को देखती तो हमारे मन में ये विचार आने लगता कि ये छोरा क्यों ना हुई। मैं पागल सी हो गई थी, हताश हो गई थी मैं अपने जीवन से। मारे को नफरत ना थी हमारे बच्चों से, मैं उनका ध्यान रखना चाहती थी, पर कुछ ना कर पा रही थी मैं अपने बच्चों के लिए। साहब एक पागलपन से सवार हो गया था हमारे पे। मैं कुछ कर बैठना चाहती थी, बस उसी पागलपन में मैं अपनी बेटी, अपनी जुगनी को साथ ले गई। कोई ना आया था अपहरण करने साहब, मैंने किया है ये सब। हमारी चॉकलेट दिलाओगी ना? मैं ही लेकर गई थी अपनी छोरी को खेत के आगे, झाड़ियों के पास। एकदम सुनसान जगह थी, कोई ना था वहां। जुगनी के चेहरे पे हंसी थी, पर मारे लिए अब उसका कोई मोल ना रहा था। शायद मारे अंदर की ममता ही नहीं, इंसानियत भी मर चुकी थी। मैंने उसे जमीन पर रखा और उसके गले को दबाने लगी। उसका चेहरा देखती तो हाथ कांपते, इसलिए आंखें बंद कर ली मैंने। तब तक उसका गला घोटती रही जब तक उसकी सांसें रुक ना गई। हमारी बेटी को मैंने ही मार डाला, अपने हाथों से मार डाला मैंने अपनी बेटी को। साहब उसका कोई कसूर ना था, पर मैं ही उसके लिए कुछ कर ना पा रही थी। ये लोग मारे को उसके लिए कुछ करने ही ना देते थे, हमारी छोरियों को कोसते रहते थे। बस एक ही सवाल था, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। अरे क्या अचार डाल दिया था तुमने ऐसे बेटे को जन्म देकर? क्या महान काम किया था ऐसे जाहिल बेटे को जन्म देके, जो मारे से ऐसे सवाल करता था कि तारी कोख में मारे से ज्यादा तारा अंश कैसे हो सके। ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो साहब, लेकिन इतना जानू हूं कि छोरा हो या छोरी, अपना बच्चा अपना होवे है। पर इन लोगों ने कभी अपना होने ही ना दिया। मारे को हत्यारा बना दिया हमारी छोरी का। अपनी बच्ची को मार डाला मैंने, अपनी लाडो को मार डाला मैंने साहब, अपनी छोरी को मार डाला। अफसोस की बात है चौधरी साहब, ना हम उस बच्चे को बचा पाए और ना आप उस मासूम बच्ची को। समझ में नहीं आ रहा है कि इस ममता पर हम गुस्सा करें या फिर रहम करें। साइकियाट्रिस्ट से हमने उसका मेडिकल चेकअप करवाया है, सीवियर डिप्रेशन में है। चौधरी साहब, ममता ने जो किया गलत किया, लेकिन उसके हालात भी कम दोषी नहीं थे। पर मुझे हैरानी ये शैलेश जैसे लोगों पर होती है। अपने कर्जे की परेशानी से पीछा छुड़ाने के लिए एक बच्चे को अगवा करने का प्लान बनाया और पकड़े जाने का डर लगा तो बच्चे का गला दबा दिया। जरा सी दया, जरा सा रहम, एक पल की झिझक भी नहीं हुई। पता नहीं इतनी बेरहमी, इतनी निर्दयता कहां से लाते हैं लोग। कहने को तो हमारी जिंदगी बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रही है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम कितना पिछड़ते जा रहे हैं, कितने संवेदनहीन होते जा रहे हैं, कितने अमानवीय होते जा रहे हैं। भाविन और अंकिता अपने दुखों से समझौता करके जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह दर्द सीने में रह रहकर उठता है कि किसी के पैसों के लालच ने उनके बेटे हर्ष को उनसे छीन लिया। जो कुछ भी हुआ, ममता के ससुराल वालों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। हाँ, उसकी सास को अफसोस है, मगर इस बात का
कि अब घर का सारा काम उन्हें करना पड़ेगा। नारायण में रत्ती भर का फर्क नहीं आया। उसकी अकड़, उसकी सोच अब भी वैसी है। एकमात्र गुनगुन है जो दुखी है। उसके आंसू रोके नहीं रुकते। उसने अपनी छोटी बहन को खो दिया और अपनी मां को भी। महज 6 साल की उम्र में उसके लिए कठिन है इस हकीकत को मान पाना कि उसकी मां ने ही उसकी बहन की जान ले ली। हर्ष सिंघानिया के अपहरण और हत्या के केस में शैलेश कौशिक पर आईपीसी की धारा 361 के तहत अपहरण और धारा 302 के तहत हत्या के चार्जेस लगाए गए हैं। ममता पर अपनी 3 साल की बेटी की हत्या के लिए धारा 302 लगाई गई है। पुलिस ने ममता को अपने सास, ससुर और पति के खिलाफ हैरेसमेंट का केस फाइल करने का विकल्प दिया था, लेकिन ममता ने इनकार कर दिया। दोनों मुजरिम इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। ये दोनों केसेस किसी भी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। बात सिर्फ ये थी कि ये दोनों वारदातें बहुत ही कम समय के अंतराल में घटी थी, जिसका फायदा एक औरत ने उठाने की कोशिश की और अपने गुनाह को पहले हुए अपराध के संदिग्ध के सर मढ़ दिया ताकि अपने जुर्म को छुपा सके और सजा से बच सके। एक आदमी जिसकी हसरतें उसकी हैसियत से कहीं ज्यादा ऊंची थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसने शॉर्टकट लेना पसंद किया और अपने अरमानों के आसमान को छूने के लिए लगाई गई छलांग ने उसे कर्ज के दलदल में धकेल दिया। लेकिन वो यहां पर भी नहीं संभला। इस दलदल से निकलने के लिए उसने एक संगीन अपराध किया, एक बच्चे को किडनैप किया। लेकिन जब एहसास हुआ कि ये चाल भी उल्टी पड़ गई, तो अपने आप को बचाने के लिए उसने उस मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। एक इंसान की गलत सोच और अंधे लालच ने उसकी अपनी जिंदगी तो बर्बाद की ही, पर एक हंसते खेलते परिवार को भी उजाड़ कर रख दिया। लगातार अपने कदम अपराध की ओर बढ़ा रहे शैलेश को क्यों उसकी बीवी, उसके माँ बाप, उसके करीबी लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की, जो उसकी बुरी आदतों और उसकी फितरत से वाकिफ थे। अगर किसी ने पहली गलती के बाद ही उसे टोका होता, उसकी हरकतों पर लगाम लगाई होती, तो आज कई जिंदगियां बर्बाद होने से बच गई होती। दूसरी तरफ एक औरत थी जिसके ससुराल वालों को बेटे की चाहत थी, लेकिन उस औरत की कोख से 2 बेटियां जन्मी और इसी वजह से उन लोगों ने उसे इतना प्रताड़ित किया कि वो औरत हताशा की खाई में जा गिरी। यकीनन ममता की मानसिक हालत काफी बुरी और दयनीय थी, लेकिन उसका अपनी मासूम निर्दोष बेटी को मार डालना हरगिज माफी के लायक नहीं हो सकता। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। ममता के साथ जो कुछ हुआ, क्या वो अपराध नहीं है? ममता को इस मानसिक अवस्था में पहुंचाने वाले भी क्या अपराधी नहीं है? अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सब हक को सीख हम सबको। जय हिंद।